लो वापस आ गया हूँ। स्वागत है सभी क्लास ऑक्साइड में। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से समझेंगे कि फोर्स पहले होता क्या है, डेफिनेशन वाइज अच्छे से देखेंगे। फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देखने को है। फ्रिक्शनल फोर्स भी समझेंगे भैया क्या होता है, एंड देन लेक्चर को एंड करेंगे। देखो फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर मैं धक्का दे रहा हूँ या किसी भी बॉडी को खींच रहा हूँ, मतलब पुश लगाना या पुल करना, यही फोर्स कहलाता है किसी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे देखते हैं जरा फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। फोर्स को आप मामूली मत समझना, फोर्स बहुत कुछ बहुत चेंजेस ला सकता है। क्या क्या चेंजेस जरा देखते हैं। अगर मेरी कोई सी बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हो, ये मेरी बॉडी अभी रेस्ट में है, इसको मेरे को मोशन में लाना है भैया। अगर आपको इसको इस तरफ लाना है मोशन में, तो यहाँ से फोर्स लगाओ। यहाँ से आप क्या करो, लेट से एफ अमाउंट फोर्स लगाया, तो अल्टीमेटली आपकी क्या होगी, बॉडी अब ये मोशन में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो चलना चलना मूव कर देगी। मतलब किसी भी रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में फोर्स ला सकते हैं। अल्टीमेटली अगर बात करें, मेरी बॉडी कोई मोशन में पहले से ही मोशन में चल रही है, यहाँ से ये बॉडी मेरी मोशन में है और इसको रेस्ट में लाना है, तो चूंकि ये इस तरफ मूव कर रही है और इसको अगर रेस्ट में लाना है, तो मतलब यहाँ से लगाना पड़ेगा फोर्स, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ से लेट से मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने से क्या होगा, ये बॉडी यहाँ पे आके मूव कर, ये रुक जाएगी यहाँ पर रेस्ट में, अल्टीमेटली मेरी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक तो बॉडी को अगर मोशन में लाना हो रेस्ट से तो फोर्स लगाओ, और अगर मोशन से रेस्ट में लाना हो तो भी फोर्स लगाओ। ठीक है, और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स हमारी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी बॉडी की। जैसे आप कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हो ना, तो आपने क्या देखा है, जैसे मैं स्ट्राइकर से हिट करता हूँ स्ट्रेट, जैसे कैरम बोर्ड में एक एंगल शॉट होता है, तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली, एंगल मारने से वो, अगर मैं स्ट्राइकर को सीधे मार रहा हूँ तो मेरी पक जो होती है, जो उसमें गोटी वगैरह होती है पक, वो इस तरफ जाती है या इस तरफ जाती है एंगल मारने से। ठीक है ना, जो कैरम बोर्ड खेलते हो जानते होंगे, आप सभी ने खेला होगा। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे स्ट्राइकर है मेरी, ये मेरी हो गई स्ट्राइकर, और यहाँ पे मेरी कोई सी एक पक रखी हुई है और यहाँ पे पॉकेट है। तो आपने क्या देखा, अगर मेरे को इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल मारेंगे। इधर अगर मारेंगे साइड में कोने में, तो इधर कोने में मारने से क्या होगा, यहाँ पे एंगल चला जाएगा साइड ये पॉकेट में। तब क्या देख रहे हो, मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ भैया स्ट्रेट। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देखो तो वो तो इस तरफ है कहीं स्ट्रेट, लेकिन जो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, आपकी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, तो वो कहीं और ही मूव कर रही है। उसने पाथ चेंज कर लिया, उसको मूव करना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन उसने पाथ मूव कर लिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी फोर्स बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल बॉडी की डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स हमारी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है किसी बॉडी की वेलोसिटी को। जैसे आप देखो यहाँ पे बॉडी पहले रेस्ट में थी, जब रेस्ट में थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, रुका है तो भैया वेलोसिटी जीरो है, और बॉडी मोशन में आ गई तो लेट से उसकी वेलोसिटी v1 है। तो आपने क्या देखा, v0 से v1 पे गया, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर मैं इसको v2 बोल दूं तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2 है। ठीक है ना, इस वाले केस के अंदर। इधर भी अगर बात करें, बॉडी मेरी मोशन में थी, लेट से मोशन मोशन में थी, उसकी वेलोसिटी v1 थी। उसके बाद फिर क्या करा, फोर्स लगाने से रेस्ट में आ गया, तो लेट से वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, v1 आपकी v2 से बड़ी है भैया। ठीक है, तो मतलब क्या देखो, इन दोनों केस में मोशन में वेलोसिटी में चेंज आया। और यहाँ भी अगर बात करें डायरेक्शन वाले केस में, यहाँ वेलोसिटी में चेंज आया। कैसे बोलोगे सर, यहाँ तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी कैसे बात कर रहे हो। देखो आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है अपना और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर या तो मेरे को अगर वेलोसिटी को चेंज करना हो तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या दोनों को ही चेंज कर दे, वेलोसिटी को अगर चेंज करना हो तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है तो उसके भी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि बॉडी की अगर मेरे को, अगर बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना हो या मोशन से रेस्ट में लाना हो या डायरेक्शन चेंज करना हो या वेलोसिटी चेंज करना हो, तो हर एक केस में मेरे को क्या फोर्स की जरूरत पड़ रही है। देख रहे हो फोर्स कितना बड़ा चेंज ला सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है, पुश या पुल अगर करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन वही फोर्स कहलाता है। कुछ और बातें देखते हैं फोर्स के बारे में। देखो फोर्स कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब एज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ वही बताया गया स्टार्टिंग वाले में कि आपका फोर्स जो है किसी बॉडी की मोशन में चेंज ला सकता है ना। किसी कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में ला दो, या अगर मोशन में तो उसको फोर्स ला के रेस्ट में ला दो, यही बात लिखा गया है। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्यों होता है, देखो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी क्यों, अभी आप देखोगे आगे चल के मैं बताऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उसमें आप एक चीज देखो कि हमारे फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स, एम है मास, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस बॉडी का मास, और ए है उस बॉडी का एक्सेलरेशन, भैया कितना मूव किया, उसमें कितना एक्सेलरेशन आया। तो चूंकि आप देखो एक्सेलरेशन हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसलिए फोर्स भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे ना। तो एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी हो गया है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी डिनोट किया गया है। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करने के लिए हम एरो बनाते हैं ना ऊपर। अगर मेरे को बताना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, बस क्या करो एक एरो बना दो, दिख रहा है ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, इस बात का गया है। उसके बाद देखो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है ना। यूनिट यूनिट क्या होता है भैया, जैसे अगर बात करें, अगर मेरे को किसी बॉडी का मास मेजर करना हो तो उसको इन टर्म्स ऑफ केजी मेजर करेंगे या ग्राम्स मेजर करेंगे। किसी बॉडी का वॉल्यूम मेजर करना हो कि भैया मेरे पास एक बोतल पानी है, इसमें कितना रखा हुआ है पानी, बताओ, तो आप बोलोगे 1 लीटर 2 लीटर। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर 2 मीटर पानी है, नहीं, क्योंकि उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम के बताने के लिए कि कितना क्वांटिटी है वो बताने के लिए मेरे पास लीटर मिलीलीटर वो सब क्वांटिटी
यूनिट्स मेरे को पता है, ठीक है। तो सबकी स्पेसिफिक यूनिट्स होती है अपनी, उस तरीके से फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट की बात करें, वो न्यूटन होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। हाँ, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, है ना, सीजीएस यूनिट भी एक होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, अगर उस यूनिट की बात करें तो वो होता है डाइन, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो सीजीएस यूनिट फोर्स का डाइन होता है, और ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, देखो अब यहाँ पे समझते हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बहुत मजेदार है भैया, समझते हैं इसको। देखो पहले बात करते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। लेट्स से अगर मेरी बॉडी यहाँ पे ये रेस्ट में है, ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, अब दो बंदे हैं, एक ने क्या करा, यहाँ से फोर्स लगाया, लेट्स से उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब तो पता चल गया आपको कि भैया अगर फोर्स आपको बताने हो तो आप न्यूटन का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ से भी एक और बंदे ने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो क्योंकि दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों जो है बराबर दम से फोर्स लगा रहा है, दोनों का दम बराबर का लग रहा है, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो अल्टीमेटली मेरा बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं दोनों जन, फोर्स लगा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट में रहेगा। क्यों? चूंकि मैग्नीट्यूड ने कैंसिल आउट कर दिया फोर्स। इस ठीक समझ में आ रहा है? उस तरीके से अगर मेरी बॉडी ऐसी होती, लेट्स से इसमें नंबर ऑफ फोर्स को बढ़ा दे, लेट्स से यहाँ से 10 न्यूटन कर दिया, यहाँ से भी इस तरफ 10 न्यूटन कर दिया, अभी भी मेरी बॉडी मतलब रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। इधर 10 न्यूटन, मान लो यहाँ से मैंने 5 न्यूटन कर दिया, इस तरफ से ऐसे 5 न्यूटन कर दिया, तो नंबर ऑफ फोर्स भी अगर बढ़ा दोगे तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो। जैसे देखो इस 10 न्यूटन को ये ऑपोजिट वाला कैंसिल कर देगा, ये खत्म। उस तरीके से इस 5 न्यूटन को ये ऑपोजिट वाला कैंसिल कर देगा, ये भी खत्म। तो अल्टीमेटली देखो मेरे आपको दिख रहा था कि अच्छा इस बॉडी पे 4-4 फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जरूर मूव करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन उन चारों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया पेयर में, ठीक है। इसलिए मेरी बॉडी अब भी रेस्ट में पड़ी रह गई। ये होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या कर रहा है, किसी भी रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में नहीं ला पा रहा है। सुन, मेरी बात को समझ लिए अच्छे से, क्या बोला मैंने, बैलेंस्ड फोर्स किसी भी रेस्ट में रखी हुई बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता है। उस तरीके से बैलेंस्ड फोर्स किसी भी मोशन में चल रही बॉडी को रेस्ट में नहीं ला सकता है। ये क्या बोल दिया सर आपने? बिल्कुल। जैसे आप देखो एक बॉडी है, लेट से मूव कर रही है, कोई वेलोसिटी, लेट से वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है ना, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड वो 10 मीटर करके मूव कर रहा है, उसकी इतनी वेलोसिटी है। अब लेट से इस बॉडी पे यहां से कोई फोर्स लगाया गया, मतलब मूव कर रही है इस तरफ मूव कर रही है बॉडी, मैंने यहां से कोई एक बंदे ने फोर्स लगाया लेट से 5 न्यूटन का, और यहां से भी एक बंदे ने लगाया फोर्स 5 न्यूटन का। यहाँ पे भी सेम होगा, देखो क्योंकि आपका जो ये फोर्स है वो सेम लाइन में है, फोर्स आपका सेम लाइन में है, ऑपोजिट भी है, और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो भैया कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब मेरी बॉडी जो अभी मोशन में है वो अभी भी मोशन में ही रहेगी, ऑल्दो उस पे दो बंदों ने फोर्स लगा दिया ऑपोजिट साइड से, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड सेम था तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके वो बॉडी अभी मेरी मोशन में ही है। तो आप क्या देख रहे हो, मोशन वाली बॉडी को बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट में नहीं ला पा रहा है, और रेस्ट वाली बॉडी को बैलेंस्ड फोर्स मोशन में नहीं ला पा रहा है, ठीक है। ये तो बात हुआ बैलेंस्ड फोर्स का। अब थोड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स का देखते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं रब कर दूं, तो मैंने रब किया, अब थोड़ा सा अनबैलेंस्ड फोर्स समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी कोई बॉडी रखी हुई है रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में पड़ी रुकी हुई है भैया, तो उस पर लेट से यहाँ किसी बंदे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और सेम लाइन में ऑपोजिट साइड से एक बंदे ने फोर्स लगाया, उसने 8 न्यूटन का लगाया। अब देखो ये बॉडी डेफिनेटली अब ये मोशन दिखाएगी, क्यों? क्योंकि सेम लाइन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 8 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी में अब भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं इस बॉडी पे, मतलब मोटा मोटा नेट फोर्स मतलब क्या, मोटा मोटा कितना फोर्स लग रहा है बताओ। तो इस आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल फोर्स, लेट्स से अगर मैं फाइनल फोर्स इसको अगर F2 बोल दूं, और इनिशियल छोटे वाले फोर्स को मैं अगर F1 बोल दूं, तो बड़ा वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन, माइनस छोटा फोर्स कितना 8 न्यूटन, अल्टीमेटली कितना मिल गया 2 न्यूटन आपको मिल गया। मतलब इस बॉडी पे अगर बात करूं अब भी 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं बोल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ लग रहा है, क्योंकि 8 8 तो कैंसिल हो गए, तो 2 अब भी इस तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब बॉडी अब मेरी 2 न्यूटन फोर्स लगने से इधर मूव करना शुरू कर देगी, तो बॉडी मेरा इनिशियली रेस्ट में थी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मेरी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो तो किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है, और साथ ही साथ अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन वाले बॉडी को भी रेस्ट में ला सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखो एक बॉडी मेरी मोशन में मूव कर रही है, वो लेट से अगर वेलोसिटी मान ले उसका 20 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब इस पर लेट से यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया, यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, लेट से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ से सेम लाइन में, है ना, सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और बंदा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। अब देखो सेम लाइन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स की अगर बात करें इस बॉडी पे मोटा मोटा कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट अगर निकालेंगे तो F2 माइनस F1, यहाँ पे F2 क्या है, बड़ी वाली फोर्स, F1 क्या है, छोटी वाली फोर्स। तो करो इसको सॉल्व, तो अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, कितना देगा आपको, आंसर आएगा 10 न्यूटन। इसका मतलब इस वाले बॉडी पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इस वाले बॉडी पे अब भी 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगेगा,
नेट फोर्स की बात करें, अभी इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब आप देखो बॉडी मेरी इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, वो तो इनिशियली मूव कर ही रही थी भैया। अब उससे मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऐड हो गया इस तरफ से, तो मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। मूव तो करेगी, अभी भी सेम उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है ना भैया। अभी वो क्या इस तरफ ही मूव कर रही है, अभी इस तरफ ही मूव जैसे कर रही थी कर रही है। तो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, अब हो सकता है कि 20 की बजाय वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उस पर जो फोर्स लगा है तो वो तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना। जाहिर सी बात है किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि मेरी यूनिफॉर्म मेरी अगर बैलेंस्ड फोर्स हो तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रहेगी। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो तो रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं उसकी हेल्प से, और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं। कितना मजेदार है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। देखो बैलेंस्ड फोर्स का क्या है, इट इज अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो, अभी जैसे देख रखा नेट फोर्स जीरो, और अनबैलेंस्ड के केस में नेट फोर्स बॉडी पे जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ भैया बचा रहता है, और उसी फोर्स के कारण बॉडी में और एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाता है और तेजी से मूव करना शुरू कर देती है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो बैलेंस्ड फोर्स की बात करें, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसको मैं रब कर दूं, समझा दूं अच्छे से थोड़ा, पार्ट को मैंने रब करा, हम मोशन चैप्टर में जब इसके पहले करे थे तो उसमें उसमें समझ चुके एक्सेलरेशन क्या होता है। तो लेट्स से अगर मेरी बॉडी को यहाँ पे है, लेट्स से अगर टी टाइम में, टी टाइम T1 मान लेते, टी टाइम में मेरी T1 टाइम में बॉडी यहाँ पे, और उसके बाद फिर बॉडी यहाँ पहुंच गई T2 टाइम में, T2 टाइम में यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी लेट से 5 मीटर पर सेकंड था, 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी चूंकि यहाँ से यहाँ मूव कर चुकी है, यहाँ से यहाँ बॉडी मूव कर चुकी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर गेन किया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लेट से यहाँ पे टाइम लगा उसको T1 0 सेकंड है, और यहाँ पे T2 लेट से 5 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो अल्टीमेटली 5 माइनस 0 5 ही मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10 माइनस 5 हो गया कितना 5, तो 5 अपॉन 5 अल्टीमेटली 1। इसका मतलब बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना का है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि एक्सेलरेशन यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बॉडी में, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए, है ना, चेंज आना मतलब क्या, एक तो हो सकता है चेंज आना मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ जाना, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ना, इस तरीके से वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। अगर समय के साथ वेलोसिटी घट जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है। या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन उस बॉडी में कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या दिख रहे हो, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही हुई है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव ही कर रही है, और मूव हो रही वाली बॉडी स्पीड तो गेन नहीं करनी ना। जो बॉडी मूव हो रही थी और उस पर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो वो T2 टाइम के अंदर वो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब फोर्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है भैया समय के साथ, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं करेगा समय के साथ तो एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं आएगा। उसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि नेट एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर जीरो होगा अगर उस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। हाँ, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो उस पे नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि आपने क्या देखा, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर आप क्या दिख रहे थे कि नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा था ना बॉडी पे। अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा था, मतलब अगर मेरी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, लेट से नॉर्थ साइड में, अगर नॉर्थ साइड में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उस पर अगर 10 न्यूटन का अगर मेरा नेट फोर्स लग चुका है, उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। हो सकता है T1 टाइम में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब उस पर 10 न्यूटन का फोर्स नेट लगने से उसकी वेलोसिटी T2 टाइम में लेट से 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपने क्या देखा, 10 से 20 हो गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ा। तो वेलोसिटी बढ़ा मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन कहलाता है, उल्टा ही बोल दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब देखो इनर्शिया भी आगे देखेंगे क्या, इसके बाद ही टॉपिक है इनर्शिया का, थोड़ा समझा दे। बेसिकली इनर्शिया क्या है कि कोई सी भी बॉडी अपना इनिशियल स्टेट मेंटेन करना चाहती है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, मैं अभी क्या है, रेस्ट में हूं, तो मेरी बॉडी चाहिए कि मैं रेस्ट में ही रहूं। उसको अगर बॉडी कोई मूव कर रही हो तो वो बॉडी चाहिए कि मैं मोशन में ही रहूं। तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। हाँ, मतलब रेस्ट वाली बॉडी को मैं मोशन में तो ला सकता हूँ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के। अगर फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो बॉडी जो है रेस्ट में खुश है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही खुश है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही खुश है। ये होता है इनर्शिया किसी बॉडी का। तो आप क्या देख रहे हो, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया। क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में आप क्या देख रहे हो, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट ही में है, उसमें कितना भी फोर्स लग जाए, लेकिन चूंकि सबको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स अल्टीमेटली उस बॉडी में कुछ चेंज नहीं ला रहा है। रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही है और मोशन वाली बॉडी भी मोशन में ही है, क्योंकि उसमें सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब क्या देख रहे हो यहाँ पे, इनर्शिया तो मेंटेन है ना, बिल्कुल इनर्शिया मेंटेन हो रहा है, प्रीवियस स्टेट मेंटेन हो पा रहा है, चाहे उस पर कितना ही फोर्स लग जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बैलेंस्ड फोर्स इनर्शिया को मेंटेन करता है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो वो इनर्शिया को मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि आपने क्या देखा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से
अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से किसी भी रेस्ट वाले बॉडी को मैं मोशन में ला सकता हूं, या किसी भी मोशन में मूव कर रही बॉडी को मैं रेस्ट में ला सकता हूं। तब क्या देख रहे हो, तो इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ स्टेट चेंज हो सकता है। रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं भैया, या मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं, मतलब स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज होना मतलब इनर्शिया टूट जाना। इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स से मैं इनर्शिया को चेंज कर सकता हूं, मेरी प्रीवियस इनर्शिया बॉडी मेंटेन नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और देखो बैलेंस्ड फोर्स की बात करें, बॉडी विल बी एट रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया। अब देखो अगर अगर मैं बात करूं, मेरी बॉडी अगर मोशन में थी, आपने क्या देखा, मेरी बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उस पर अगर यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, यहां से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों सबको कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, अभी बॉडी मेरी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। और इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, मतलब बराबर टाइम में वो बराबर डिस्टेंस कवर करे। तो कोई भी बॉडी बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कब कवर करेगी, जब वो भैया सेम स्पीड से मूव कर रहा है ना। जब भी कोई बॉडी, आपने क्या देखा, अगर आप लेट से कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो कुछ भी, अगर आप लेट से एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हो, लेट से आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आप उसी स्पीड से मूव करते रहते, क्या देखोगे आप बराबर डिस्टेंस लेट से अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हो, तब क्या देखोगे, हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर का जर्नी 5 मिनट में तय कर लिया, बाकी का 1 किलोमीटर वापस 5 मिनट में, बाकी का 1 किलोमीटर वापस 5 मिनट, मतलब क्या देख रहे हो, आप बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हो बराबर टाइम के अंदर। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहता है बैलेंस्ड फोर्स के अंदर, कि भैया अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो तो मेरी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि वो अपनी प्रीवियस इनर्शिया को मेंटेन किए रहती है। और देखो अगर अगर इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूं इस पार्ट को, हाँ इसको हटा दे। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, इसमें क्या देख रहे हो, बॉडी विल बी मूविंग अलोंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या देख रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ऐसा क्यों, कि आप क्या देखे अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर, आपने देखा था कि बॉडी अगर इनिशियली रेट से 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, अगर उस पर नेट नेट फोर्स कुछ लग गया, अगर उसमें कुछ नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, उस बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है। अगर इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो उस पर धक्का लगने से, एक्स्ट्रा फोर्स लगने से वो क्या होगा, और तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। 10 मीटर पर सेकंड से लेट से 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ एक्सेलरेशन गेन किया है ना। आपको पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तो बॉडी ने एक्सेलरेशन गेन किया। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, मतलब बराबर समय के अंदर इक्वल अमाउंट में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। कितना बर्बाद बोल दिया, यही तो होता है ना यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट में या तो एक्सेलरेशन बढ़े या घटे। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मेरी इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर नेट फोर्स ज्यादा लग रहा है, अगर बेसिकली सेम डायरेक्शन में, अगर लेट से नॉर्थ साइड में बॉडी मूव कर रही है और नॉर्थ में ही नेट फोर्स लग गया, तो बॉडी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्थ साइड में बॉडी मूव कर रहा है और उसमें साउथ से अगर नेट फोर्स लग रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी धीमे धीमे करके कम जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर बॉडी नॉर्थ साइड में मूव कर रही है और साउथ में उसका नेट फोर्स लगा, साउथ साइड से मतलब अपोजिट साइड से नेट फोर्स लग रहा है, तो धीमे धीमे करके बॉडी रुकना शुरू कर देगी। लेकिन अगर नॉर्थ से मूव कर रही है और नॉर्थ ही में नेट फोर्स लग गया भैया, तो धीमे धीमे करके उसका सेम रेट से उसकी वेलोसिटी धीमे धीमे करके बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि मेरी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जरा देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी कोई दो बॉडी एक साथ कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जैसे मेरे अभी दोनों हाथ, दोनों पाम मेरे कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस चेयर पे बैठा हूं, तो मेरे पे क्या है, मेरा जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है चेयर से, जो मेरा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है भैया। ठीक है, मैं अगर इस पेन को पकड़ा हुआ हूं, तो क्या है, मेरे पेन और फिंगर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कोई भी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हो तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही किसी भी बॉडी का मोशन कम हो रहा होता है ना। अगर लेट से कोई बॉडी, अगर बात करूं स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस से कोई बॉल अगर मूव कर रहा है, तब क्या देखोगे, बड़े आराम से मूव करता है, वो बड़े आराम से मूव करता है। लेकिन अगर सरफेस अगर रफ हो, अगर सरफेस रफ हो, तो आप क्या देखते हो, उसी रफ सरफेस पे बॉडी का मूव कराना कितना मुश्किल होता है ना। उसको धक्का मार मार के पुश करना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रफ सरफेस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अगेंस्ट दी मोशन काम करती है। अगर आपका मोशन लेट से इस तरफ है, अगर इस तरफ बॉडी मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा। मतलब आपका ये जमीन, आपका ये ग्राउंड और इस बॉल का जो सरफेस है, उनके बीच में यहाँ पे देखो, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। उस तरीके से यहाँ भी अगर बात करें, स्मूथ सरफेस के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। मतलब हमेशा एक बात पकड़ो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करना चाहता है, मतलब उसकी स्पीड को कम करना चाहता है। तो सरफेस जितना रफ होगा उससे फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और सरफेस जितना स्मूथ होगा उससे फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, देखो अ फोर्स ऑलवेज बेसिकली अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टर्म्स इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बात कर रखा अभी आपको। ठीक है,
इफ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं भैया? ऑयल वगैरह समझते हो ना, आपने देखा होगा, जैसे मैं साइकिल बाईसाइकिल अगर चलाता हूँ, और बाईसाइकिल आप चलाते हो तो आप देख रहे हो आपने ऑयल पुट करते हो। ऑयल क्या है? बेसिकली लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट पुट करने से क्या होता है, आपकी चेन जो कि फंस गई थी, तो आपकी बाईसाइकिल की जो चेन है वो हो सकता है कि उतनी तेजी से ना मूव कर रहा है, तो आपने क्या करा, लुब्रिकेंट डालने से आपकी चेन जो है फटाफट से और अच्छे से मूव करना शुरू कर देती है ना। ऑयल का इस्तेमाल और भी बहुत ज्यादा करते हैं भैया। मेरी स्विंग मशीन आप देखो, जो स्विंग मशीन जहाँ पे बेसिकली कपड़े वगैरह सिलते हैं, स्विंग मशीन जो होती है, उसमें आपने देखा होगा ऑयल डालते हुए, ठीक है। तो ऑयल क्या करता है, बेसिकली ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। और ल्यूब्रिकेंट बेसिकली क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देगा, है ना। अगर मेरी कोई सी एक सरफेस है, उस पे अगर इस बॉडी को ब्लॉक को मूव करवाना है, अगर इस पे पूरा तेल लगा दिया, अगर इस पूरे सरफेस से पूरा मैंने ऑयल छिड़क दिया, तो ये बॉडी बड़े आराम से मूव करेगा भैया, बड़े आराम से। लेट्स से अगर मैंने इस बॉडी पे साबुन भी अगर बिछा दिया, अगर मैंने साबुन की एक लेयर बना दी सोप की, तभी बॉडी बड़े आराम से मूव करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि लुब्रिकेंट बस आपका ऑयली हो सकता है, आपका सॉइल, आपका जो सोप भी है, सोप जो है वो भी लुब्रिकेंट है भैया। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्रिक्शन को कम करे, ऐसी कोई भी चीज जो फ्रिक्शन को कम कर दे, वो एक्ट कर, वो बिहेव करता है एज ए लुब्रिकेंट, समझ रहे हो। और लुब्रिकेंट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स को कम ही करता है, ठीक है। तो आज हमने सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से फोर्स समझ लिया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स देखा और फ्रिक्शनल फोर्स को भी देखा। बड़ा मजा आया। हमारे साथ बन रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।